ज्योग्राफी में हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है। अगर हम जैसे इंडियन ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो इसमें हमको अगर हम कंटेंट की बात करें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, तो भारत के पूरे फिजियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कहीं कहीं पे इसको 5 पार्ट में लिखा जाता है, कहीं कहीं पे 6 लिखा जाता है। कौन कौन से हैं? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। ये 6 पार्ट में भारत का फिजियोग्राफी डिवीजन होता है। तो पहली चीज तो हमको ये करनी होती है कि इन 6 जो डिवीजन है, 6 जो डिवीजन है उनको हमको कवर करना होता है। ठीक है। क्या करना होता है? इन 6 डिविजन्स को कवर करना होता है। दूसरा हमको क्या देखना होगा इंडियन ज्योग्राफी में? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मिनरल्स, खनिज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। उड़ीसा में कौन सा मिनरल पाया जाता है, कर्नाटक में कौन सा पाया जाता है, झारखंड में कौन सा पाया जाता है। ठीक है। और तीसरी जो हमको चीज देखनी है यहाँ पर, हमारा ड्रेनेज, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न इन द सेंस कि हमारी कौन सी नदियां कहाँ पर फ्लो करती हैं, कैसे फ्लो करती हैं, इन सब चीजों को हम देखते हैं यहाँ पर। चौथी चीज हमको क्या देखनी होती है? चौथी चीज हमको जो देखनी है यहाँ पर, जैसे कि कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर के, उसको हमको कवर करना रहेगा। ये 4 हमारे मेन टॉपिक हैं जिसको हमको इसमें देखना रहता है। और फिफ्थ हमारा जो टॉपिक है जो कवर करना रहता है वो हमारा इंडस्ट्री है, कि कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है, कौन कौन सी इंडस्ट्री किस प्रकार की है। इन सब चीजों को 5 टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। वहीं पर जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में पहुंचते हैं, साथ में एक और चीज आपकी आएगी, इंडियन मॉनसून भी यहीं पर हम देख लेंगे। इंडियन मॉनसून भी हम देख लेंगे यहीं पर। और इंडियन सॉइल्स, मिट्टी, मृदा, भारतीय मृदा या मिट्टी, सॉइल्स किस तरीके की हैं, वो किस तरीके से हैं, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर ओवरऑल हम कहें तो इसमें ये 7 हमारे मेन टॉपिक है जिसको हमें कवर करना है, जिसमें हमको अप्रॉक्स में 1.5 to 2 मंथ लगेगा। ठीक है, जहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारा फिजिकल ज्योग्राफी एक आता है, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें एक तरीके से हम कहें तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी का वाला भी पोर्शन आ जाता है। जैसे रेन कैसे होता है, क्यों होता है, मानसून सारा का सारा, जब वहां पे इंडियन मानसून जैसे देखेंगे तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर भी हमको देखना पड़ेगा। किस तरीके से सारी चीजें हो रही, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फियर, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर कौन कौन सी, इन सब चीजों को भी हम कवर करते हैं। साथ में अर्थ, अर्थ के फॉर्मेशन के संबंध में कौन कौन सी प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन सी थीसिस हैं, हाइपोथेसिस वगैरह हैं, उनको जानते हैं। नेबुला हाइपोथेसिस क्या है, और डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स का जो निर्माण हुआ है उसके संबंध में क्या क्या थ्योरीज हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इन सब चीजों को देखते हैं। अर्थ का इंटीरियर क्या है, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। उसके बाद में हमको और क्या चीजें इसमें कवर करनी रहती हैं? अर्थक्वेक, ठीक है, और वोल्केनो, रॉक्स, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखनी रहती हैं। साथ ही ओशियनोग्राफी को भी अगर हम देखें, समुद्र विज्ञान को देखें, तो उसको भी थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर कवर करना रहता है। इतनी सारी चीजें हमको फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ पर कवर करनी है। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, और इसमें आपको 2 to 2.5 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो एक चीज हम कर सकते हैं, वो आपकी ओपिनियन पे रहेगा, या तो हम 3 3 डे डिवाइड करके इसको भी कर लें कि इंडियन ज्योग्राफी भी करते रहें और फिजिकल ज्योग्राफी भी करते रहें, या तो केवल इंडियन का कंप्लीट करें और फिजिकल को उसके बाद करें। वो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। ठीक है। और
मेनली हम लोग पहले शुरुआत जो करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमालय। हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय भारत की दृष्टि से, भारत के इम्पोर्ट के लिए सिग्निफिकेंस देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। कैसे? यहाँ पर आप देखेंगे चाइना, हमारे जो पड़ोसी हैं, चाइना और पाकिस्तान जैसे, उनसे एक तरीके से सुरक्षा प्रोटेक्शन का कार्य तो हमारा ये कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर में हमारी जो साइबेरिया से बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। अगर अगर वो हवाएं यहाँ पर हिमालय को क्रॉस करके यहाँ पर आ जाए तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो इतनी ठंड पहले से पड़ती है वो इतनी ज्यादा ठंडी होती हैं कि हमारे यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल के रह जाएगा। तो इन साइबेरियन कोल्ड वेव्स जो आती हैं उनसे भी क्या करती हैं, हमको प्रोटेक्शन देती हैं। और क्या करती है, जैसे मानसून हम पढ़ेंगे तो हमारी मानसून की जब दो शाखाएं होती, दो ब्रांचेस होती, एक अरेबियन ब्रांच जाती है, एक इधर बंगाल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है। ये पहुंचते पहुंचते ऊपर में जब पहुंचती है तो ऊपर में ये हिमालय की जब सीरीज यहाँ पर मिलती है उसको, तो ये इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। हिमालय की ये सीरीज इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ में इसको रिटर्न ऑफ माउंटेन मानसून जो होता है उसमें भी हेल्प करता है। तो उससे क्या होता है, एक तरीके से हमारे जो मानसून है, भारत में जो वर्षा होती है अलग अलग क्षेत्रों में, उसको भी ये क्या करता है, एक तरीके से विशिष्टता सिग्निफिकेंस प्रदान करता है, देता है। तो हिमालय हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। साथ में चाहे आप हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, चाहे आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, चाहे आप उत्तराखंड में चले जाइए, हिमालय की पीक्स और हिमालय का जो हिल स्टेशंस वगैरह हैं इस रेंज के अलग अलग रेंजेस में, ये टूरिस्ट के लिए हमेशा एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहे हैं। तो अगर कोई चीज टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है। देश की इकोनॉमी के लिए भी क्या है, वो बेहतर चीज है। तो हिमालय का सिग्निफिकेंस हर एक चीज में आप देख सकते हैं, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर लें आप, या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, आप इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आप मॉनसून की बात करते हैं। साथ ही हिमालय से क्या होता है, अलग अलग नदियां निकलती हैं, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। अब हिमालय रीजन से जो नदियां निकल रही हैं, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की लाइफ लाइन है, एक तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया की लाइफ लाइन है। और खास बात क्या है, यहाँ से जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, जो यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, वो अपने आप में पूरे 12 महीने 12 मंथ्स तक फ्लो करती हैं, उनका पानी खत्म नहीं होता है, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, पानी आता रहता है। नॉर्थ इंडिया को कभी भी इस तरीके से क्या होता है, वाटर सप्लाई की कमी नहीं होने पाती है। और वाटर सप्लाई की कमी नहीं होने पाती है और यहाँ से रिवर्स निकलती रहती हैं, तो यहाँ का जो सॉयल है वो हमेशा एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, पानी की कमी नहीं होने पाती है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो भी आगे बढ़ती है, उन्नत अवस्था में रहती है, अच्छी बेहतर अवस्था में रहती है। किसके कारण? हिमालय के कारण। तो कभी आपसे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए किस पर, हिमालय के सिग्निफिकेंस पे, तो आप इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए वहां पर एक आंसर को लिखेंगे। क्या क्या? एक, आपको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। दूसरा आपको क्या दे रहा है, मॉनसून को सिग्निफिकेंस प्रदान कर रहा है। ड्रेनेज रिवर्स यहाँ से जो निकल रही हैं, ठीक, ड्रेनेज पैटर्न हो गया हमारा। और क्या पॉइंट हमने यहाँ से देखा था, अभी हमने और क्या पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया, एक तो हमारा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हिल स्टेशन वगैरह जो है, इकोनॉमी पॉइंट से अगर हम देखते हैं, हिल स्टेशन वगैरह जो हमारे यहाँ पर है, ठीक है, हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो ये सारी चीजें हमारे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक हिमालय का हमारे लिए क्या महत्व है, क्यों एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे लोगों के लिए,
आप इन सब चीजों को, साइबेरियन कोल्ड वेव से हमारी प्रोटेक्शन करती हैं, वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। साइबेरियन कोल्ड वेव से हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, तो आप इंट्रो तो आप हिमालय का इतना दे सकते हैं। अब उसके अलावा हमको हिमालय में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है वो चीजें हम समझते हैं। हम देखते हैं कि हिमालय का हमको पहले पता होना चाहिए कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखनी है। हिमालय का अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हमको देखना होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसके संबंध में दो प्रिंसिपल्स हैं, किसके किसके, एक कोबर का है, कोबर का जियो सिंक्लाइन थ्योरी है, और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कोबर का जो प्रिंसिपल है वो पुराना प्रिंसिपल है, जो अब उतना माना नहीं जाता है, लेकिन सबसे पहला प्रयास चूंकि उन्होंने किया था इसलिए पढ़ना तो पड़ता है, एग्जाम में उसको भी पूछा जाता है। दूसरा जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, वो माना जाता है, और वो क्या है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्या देखना होता है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। दूसरा हमको इसमें क्या चैप्टर में पढ़ना है, दूसरा हमको ये पढ़ना है इसमें कि हिमालय का डिवीजन कैसे है। हिमालय का डिवीजन कैसे है, कैसे मतलब दो आधारों पर इसका डिवीजन होता है, एक नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और दूसरा एक होता है ईस्ट टू वेस्ट। इनका ये डिवीजन कैसे किया गया है ये चीज देखते हैं। थर्ड क्या देखते हैं, इन डिविजन्स में कौन कौन सी रेंजेस पाई जाती हैं, कौन कौन सी रेंजेस पाई जाती हैं। फोर्थ हमको क्या देखना रहता है इसमें, रेंजेस में कौन कौन सी पीक्स पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पीक्स हैं, किन किन स्टेट में पड़ रही हैं, किन किन क्षेत्रों में पड़ रही हैं। फिफ्थ, पासेस, कौन कौन से पासेस कहाँ कहाँ किस रेंज में हैं, किस पीक से हो रहे हैं, किस क्षेत्र को कनेक्ट कर रही हैं, ये पासेस हमको जानना रहता है। तो ये 5 पॉइंट हमको यहाँ पर पढ़ने रहते हैं, किसमें, हिमालय के चैप्टर में, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हिमालय में हम इन 5 पॉइंट्स को देखेंगे, क्या किस तरीके से इनका डिवीजन किया गया है, कौन सी रेंजेस कहाँ पर हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहली चीज जैसे पीक्स में आ जाइए आप। ठीक है, आपको क्या दे देगा, 4 पीक के नाम दे देगा, 1 2 3 4 इस तरीके से, और यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से क्या दे देगा, आपको रेंजेस दे देगा। अब आपसे मैच करने के लिए दे दिया जाएगा कि कौन सी पीक किस रेंज में पड़ रही है, कौन सी पीक किस रेंज में पड़ रही है, या तो इन पीक्स का सीक्वेंस लगाने के लिए दे देगा। पीक्स का क्या करेगा, आपको सीक्वेंस कैसे, कि नॉर्थ टू साउथ अगर आप बढ़ रहे हैं, या ईस्ट टू वेस्ट आप जा रहे हैं, या वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, तो इन पीक्स, कोई 4 पीक दे देगा, बोलेगा इन पीक्स का सीक्वेंस क्या रहेगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। पासेस का ये पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में कौन सा पास है, कौन सा दर्रा किस स्टेट में पड़ रहा है, या ये पूछ लिया जाता है कि किसको ये कनेक्ट कर रहा है, किसको ये कनेक्ट कर रहा है। ये तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव जब आ जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में ये पूरा डिवीजन का आपने जो पढ़ा है, जो पूरा डिवीजन आपने देखा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको लिखने के लिए आ जाएगा मैप बना के। इस पूरे 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 कॉन्सेप्ट को आपने हिमालय का जो सिग्निफिकेंस देखा यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, उस सिग्निफिकेंस को लिखने के लिए आ जाएगा। फॉर्मेशन पे आपने जो दोनों थ्योरियां हम पढ़ेंगे आगे चलकर, उन दोनों थ्योरियों को पढ़ने के लिए आ जाता है कि क्या क्या ये थ्योरीज है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको करेंगे, बहुत ही हबड़ी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में एक फायदा भी है नुकसान भी है कि बोथ वे कम्युनिकेशन नहीं है। क्लास में जैसे आप रहते हैं, क्लास जब आप करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप टीचर कुछ पढ़ा रहा है, किसी स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया, तो
टीचर भी डाइवर्ट हो गया, स्टूडेंट भी डाइवर्ट हो गए, 15 मिनट की क्लास 30 मिनट कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो वहां पे टॉपिक ऑफलाइन में थोड़े से धीरे धीरे कवर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन ही चलना है। तो जब तक मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके पहले तक तो आपका इंटरफेरेंस रहता नहीं है। तो टॉपिक भले यहाँ पर क्या रहता है, क्लास छोटी रहती है लेकिन कंटेंट ज्यादा कवर हो जाते हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं रहता है ऑफलाइन की तरह से। इसीलिए बहुत ज्यादा लंबी क्लास भी ऑनलाइन नहीं रख पाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कंसंट्रेशन उतना ज्यादा लंबा नहीं बन पाता स्टूडेंट्स का। ठीक है। तो भारत की फिजियोग्राफी की अगर जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, कि भारत की फिजियोग्राफी की किस तरीके से इनका डिवीजन किया जाता है, तो भारत का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन हुआ है, इस आधार पर भारत को पूरा 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो पार्ट कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, जिसमें हमारा हिमालय और पूर्वांचल आ जाता है। नॉर्दर्न प्लेन, जैसे आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब के जो मैदान आते हैं, वो क्षेत्र, वो एरिया, प्लेन इसमें आ जाते हैं। पेनिसुलर प्लेटू साउथ इंडिया का पार्ट, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में ये पोर्शन पड़ता है। इंडियन डेजर्ट को कभी कभी नॉर्दर्न प्लेन के साथ ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान वाला पोर्शन ही आता है, तो इसको इसके साथ में कंसीडर कर लिया जाता है। तो कहीं कहीं इसको 5 में ही डिवाइड करते हैं। भारत के कोस्टल प्लेन की अगर बात करते हैं, तो जैसे जब आप, जैसे ये आप भारत के ये इस पोर्शन को देखें, तो आपका यहाँ से ये एक डिवाइडिंग लाइन में बनाता हूँ। बीच में आपका पूरा पड़ रहा है पेनिसुलर इंडिया, ठीक है, पेनिसुलर प्लेटू पड़ रहा है। ये आपका होता है वेस्टर्न कोस्ट, और ये आपका होता है ईस्टर्न कोस्ट। तो इन कोस्ट के बारे में आपको पढ़ना रहता है, जो कोस्टल प्लेन के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद में आइलैंड्स में जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उसके अलावा उड़ीसा में कुछ द्वीप हैं, कुछ बंगाल के आसपास में द्वीप मिलते हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो ये भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन को अगर हम कहें, तो भारत के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के आधार पर भारत को इन 5 या फिर 6, 5 और 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 5 और 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन की। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पर ये आप सबसे ऊपर में देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है पामीर नॉट। पामीर नॉट या पामीर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। इसको रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान है। यहां से आपकी बहुत सारी रेंजेस निकल रही हैं। हिंदू कुश निकलता है जो टर्की तक जाता है, इधर कुनलुन की श्रेणी निकलती है जो चीन तक जाती है, हिमालय भी यहीं से निकल रहा पास हो रहा होता है, ट्रांस हिमालय का पोर्शन। तो इस तरीके से भारत का ऊंचाई पर स्थित पोर्शन है। लेकिन हमको वहां पर फोकस नहीं करना है, हमको फोकस कहाँ करना है वो हम देखते हैं। ये पोर्शन पे आप आ जाइए, भारत के इस पोर्शन पे, ये पूरा जो है यहाँ पर, ये जो सेक्शन है, इस पे हमको जाना है। ये वाला, ये सारा, ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन का पूरा रीजन आता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन का। जिसमें से अगर आप बात करेंगे, तो एक ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और ये कैलाश, इन चारों की अगर हम बात करते हैं, तो ये चार जो हैं क्या हैं? रेंजेस हैं। ये 4 रेंजेस हैं। लेकिन ये 4 रेंजेस की एक खास बात है। क्या खास बात है? कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तो आप कहेंगे हिमालय के तो रीजन में आ जा रहा है। तो कोई बात ये है कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, तो हिमालय से पहले ही कुछ चोटियां बनी, जिनको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जाना जाता है।
और ये जो चार श्रेणियां आती हैं, ये जो चार श्रेणियां आती हैं, ये ट्रांस हिमालय के अंदर में आती हैं। लेकिन क्या ये नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो वहां पर तो आएंगी, क्योंकि ट्रांस हिमालय भले ही हिमालय से अलग हो, लेकिन नॉर्दर्न माउंटेन का तो पार्ट है ही ना वो। नॉर्दर्न माउंटेन का पार्ट तो वो है ही है। तो इनको भी हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये हिमालय से अलग हैं। ठीक है, कैसे हैं थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा एक फिगर समझते हैं। इसको समझने से पहले एक हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी जो इस तरह से एक सिंपल सा एक गोला हुआ करती थी, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पर बीच से डिवीजन होता है। बीच से एक डिवीजन होता है, एक पार्ट इधर जाता है, एक पार्ट हमारा इधर जाता है। इधर वाला हमारा गोंडवाना लैंड कहा जाता था, गोंडवाना लैंड, इसको हम लॉरेंशिया लैंड या अंगारा लैंड कहते थे। ठीक है, और बीच में जो पोर्शन खुलता है, जो पोर्शन, ये सारी बातें हम फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत ही डिटेल में करेंगे, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं केवल बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, बीच में ये जो पोर्शन खुलता है, ये हमारा था टेथिस सी। ठीक है, ये हमारा टेथिस सागर हुआ करता था, यहाँ पर सागर हुआ। तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, गोंडवाना और लॉरेंशिया लैंड में, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उसी दो पार्ट में डिवाइड रहा। आगे चलकर ये नॉर्दर्न वाला, साउथ वाला जो है, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, ये भी अलग अलग पार्ट में क्या हुए, डिवाइड हुए। ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए। और डिवाइड होते होते, जैसे आप जब ये देखेंगे, इसमें आपको अगर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये आपको नीचे में ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद में यहाँ पर जब आप आते हैं ऊपर में थोड़ा सा इसके इधर में, तो एशिया में यहाँ पर इंडिया वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एशिया में इंडिया वाला पोर्शन आता है। तो ये पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडो इंडियन प्लेट जो है एक साथ रहती हैं। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट खिसक अलग हुई और ये इधर खिसक आई। ठीक, जब ये प्लेटें अलग हो रही थी, जब ये प्लेटें अलग हो रही थी, जैसे मान लीजिए ये एक अलग हुआ, तो ये कहीं मूव कर रहा है, उस समय मूव कर रहा है, तो एक अपनी जगह स्थिर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहेगा, वो कंटिन्यूअस मूव करता रहता है। मूव करने की स्पीड बहुत ही स्लो रहती है, पता भी नहीं चलता, हजारों हजारों साल में मूवमेंट चलता रहता है। आज भी मूव कर रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए इधर मूव कर रही है। फिर क्या होता है, मान लीजिए नीचे वाला क्या हुआ, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर ये कहीं और मूव कर रहा है, ये कहीं और मूव कर रहा है। जिस तरीके से अर्थ का रोटेशन हो रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, उस हिसाब से रोटेशन होता जा रहा है। तो इस तरीके से इनका रोटेशन चल रहा था। तो भारतीय प्लेट भी अलग होते होते लगभग 70 मिलियन ईयर्स एगो, 70 मिलियन साल पहले क्या हुई, इस तरीके से अलग हुई। और वो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय प्लेट। और ये भारतीय प्लेट का आप ध्यान देंगे तो ये कौन सा वाला हिस्सा है, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, पेनिसुलर इंडिया वाला पोर्शन है, पेनिसुलर प्लेटू वाला पोर्शन है, जो कि सबसे पुराना इंडिया का पार्ट है, जो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा रहा था। ये जब क्या हुआ, ये अलग होके इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता जा रहा था भारत का। 70 मिलियन पहले यहाँ पर रहा, 50 मिलियन, सेवन यहाँ से यहाँ तक समझिए, इसको पहुंचने में 50 मिलियन का ईयर का टाइम लग गया। इस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा था। दूसरा क्या हो रहा था, ऊपर में आप देखेंगे, ये हमारा यूरेशियन प्लेटू है। क्या है, यूरेशियन प्लेटू है। ठीक है, ये हमारा जो यूरेशियन प्लेटू है, ये हमारा इधर से इधर में यहाँ पर मूव कर रहा था। जैसे ये भारतीय प्लेट है, ये इधर जा रही थी, वैसे ही क्या हो रहा था, ये इधर आ रहा था। इसमें यूरेशियन मतलब यूरोप का भी उसमें पोर्शन था, एशिया में भी पोर्शन था। आज के जैसा नहीं कि यूरोप अलग हो गया, एशिया अलग हो गया। यूरोप का भी कुछ सेक्शन हुआ करता था, एशिया का भी सेक्शन कुछ था, जो साथ में थे। ये प्लेट इधर आ रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। तो जब ये दोनों एक तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, तो इनसे होता है क्या, कोलिजन। इनके बीच में क्या हुआ,
कोलिजन हुआ, और इस कोलिजन के कारण ही क्या होता है, हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हिमालय का हमारे फॉर्मेशन हुआ। इस यूरेशियन प्लेट के आगे में था हमारा तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू का पार्ट था, तिब्बतन पठार का भाग था, और उससे टकराता है हमारा ये इस साइड का पोर्शन, और इस टकराहट के कारण, इस कोलिजन के कारण हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो हिमालय का फॉर्मेशन जो हुआ, अब जैसे मान लीजिए ये टक्कर जब हो रही है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, और इनके बीच में हो गई कोलिजन, मान लीजिए कोलिजन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात एकदम से पूरा का पूरा हिमालय बन गया। पहले कुछ सेक्शन बना, ठीक है, पहले कुछ सेक्शन बना, फिर उसके बाद कुछ सेक्शन और बना, फिर कुछ और सेक्शन बना। तो इनके बीच में एक डिवीजन आता गया था, एक डिवाइडिंग लाइन भी है, या इसको भ्रंश कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ये एकदम से पूरा का पूरा हिमालय नहीं बना है। तो सबसे पहले हमारा जो पोर्शन बना उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। टक्कर के फलस्वरूप, कोलिजन के फलस्वरूप सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय बना, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो गया था, जिसमें हम जो अभी हमने 4 रेंजेस की बात की थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की वगैरह की बात की थी, कैलाश की, वो इसमें आ गए थे। इस ट्रांस हिमालय के सर्टेन टाइम के बाद में फिर से जब हिमालय के और रेंजेस का निर्माण हुआ तो उनको हिमालय का नाम दिया गया। और इन सभी के बीच में क्या है, एक फॉल्ट है, क्योंकि एकदम से इनका निर्माण नहीं हुआ है। ये जैसे ये देखिए, हमारा ग्रेटर हिमालय है, बीच में हमारा मिडिल या लेसर हिमालय है, नीचे हमारा शिवालिक है। तो क्या है, शिवालिक और लेसर के बीच में हमारा एक फॉल्ट मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से शिवालिक के नीचे जब प्लेन मिलेगा तो वहां पर भी एक हमको फॉल्ट मिलेगा, एक दर्रा टाइप में, ब्रांच टाइप में मिलेगा, गड्ढा टाइप में मिलता है। एकदम से इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एकदम से इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर जैसे आप भारत के साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी। सबसे पहले अगर जैसे आप उत्तर के विशाल मैदान आपको मिल जाएगा, फिर आपको शिवालिक की श्रेणियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा और जानते हैं ऊपर में तो आपको मिडिल हिमालय देखने को मिलता है, फिर आपको ग्रेटर हिमालय मिलता है, फिर आपको ट्रांस हिमालय मिलता है, और उसके आगे जब बढ़ते हैं तो तिब्बतन प्लेटू मिलता है। और इन सब में क्या होता है, हाइट का, इनके बीच में हाइट का क्या रहता है, वेरिएशन रहता है। हाइट में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप इधर में आते जाते हैं, नीचे में आते जाते हैं, हाइट कम होती जाती, क्योंकि कोलिजन का इम्पैक्ट क्या होता है, कम होता जाता है, नीचे आते जाते हैं। और यही जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, पहले तो हमारा भले ट्रांस हिमालय बन गया, लेकिन हिमालय का जो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है इसके संबंध में हमारे 2 प्रिंसिपल दिए गए हैं। कौन कौन से, एक हमारा है कोबर का प्रिंसिपल, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, और दूसरा है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन दोनों ही थ्योरीज को हम कल फ्रेश बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की चीजें उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।